everyone. Dear paper number 1, today's we are going to start a new topic. It was economy and education, यानी कि शिक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों आपस में किस तरह से एक दूसरे के साथ संबंधित हैं। ठीक है, जैसे कि कल हमने बात की थी, भारत जो है एक क्या है, देश है ऐसा जहाँ पर विभिन्न जातियाँ हैं, प्रजातियाँ हैं, लोग हैं, धर्म है और आपस में क्या है, सब मिलजुल कर रहते हैं। मतलब जहाँ इतना सब कुछ विभिन्नता होने के बावजूद भी सब जो है एक ही सूत्र में बंधे हुए हैं। वहीं पर जो है देश की सरकार जो है अर्थव्यवस्था की बात करती हैं, तो जितनी जो है अर्थव्यवस्था मजबूत होगी उतनी ही जो है देश जो है अच्छे से अपना निर्माण कर पाएगा, उसका कल्याण हो सकेगा। और क्या होगा, जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो एक कल्याणकारी राज्य के लिए अर्थव्यवस्था का मजबूत होना, सुदृढ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शिक्षा क्या करती है, आधुनिक उद्योगों के उपयोग के लिए एक विशेष प्रकार का निवेश है। एजुकेशन क्या है, एक इन्वेस्टमेंट है वर्तमान के लिए और आधुनिक समाज के लिए। तो शिक्षा क्या करती है, शिक्षा का और उद्योगों का आपस में एक संबंध है, एक निकट संबंध है। उस क्या होगा, हमारे देश के जो है आर्थिक ढांचे का, औद्योगिक ढांचे का विकास, तुलनात्मक जटिलताओं, वैज्ञानिक शोध, आर्थिक विकास, ठीक है, इन सब का प्रभाव पड़ता है देश की आर्थिक विकास पर, देश की उन्नति पर। तो उसमें जो है मुख्य भूमिका जो है शिक्षा भी निभाती है। तो जो कैंडल है वो अपने शब्दों में क्या कहती हैं, एक राष्ट्र की शिक्षा पद्धति के वास्तविक अर्थ को समझने, इसके गुणों को जानने, मूल्यांकित करने और इतिहास, उसकी परंपराओं और सरकारी स्थिति, उसके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संगठन और इन सब शर्तों को जानना ज़रूरी है जो इसके विकास को निर्धारित करते हैं। यानी कि एक देश की जो है इकोनॉमिकल, फिजिकल, हर तरह की जो कंडीशंस है, चाहे सोशल हो जाए, चाहे सामाजिक हो जाए और चाहे जो है कोई भी संगठन हो जाए, आर्थिक संगठन, इकोनॉमिकल बात कर लें हम लोग, तो ये सब उनके बारे में डिटेल में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो न केवल शिक्षा बल्कि आर्थिक विकास, शिक्षा जो है एक व्यक्ति के आर्थिक विकास बल्कि एक राष्ट्र के आर्थिक विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हम जानते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता क्या है, आर्थिक विकास क्या होता है। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमी क्या है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था, और डेवलपमेंट क्या है, उसका विकास। ठीक है, तो मिलके क्या बना, देश का आर्थिक विकास। आर्थिक विकास का क्या अर्थ होता है, आर्थिक वृद्धि और विकास। ठीक है, दोनों में थोड़ा अंतर है। अब क्या है आर्थिक वृद्धि, इन विशेष शब्दों को हम आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में ज़्यादा अंतर नहीं है। अर्थशास्त्री जो है वो इसको इस कंसेप्ट में लेते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, जब आय और उत्पादन में दीर्घकाल तक वृद्धि होती है। ठीक है, आय और उत्पादन, इसमें इनकम के अंदर और प्रोडक्शन के अंदर जो है लंबे समय तक, दीर्घकाल तक वृद्धि होती है। तो यह जो है उत्पादन, इसमें माल आ गया, सेवाएं आ गई, सर्विसेज आ गए, जीडीपी आ गई, सकल राष्ट्रीय उत्पाद आ गए, पर कैपिटल इनकम आ गई। ये लॉन्ग टाइम तक जब बढ़ती हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। आर्थिक वृद्धि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देश की प्रति व्यक्ति आय, यानी कि जो है पर कैपिटल इनकम जो है वो इंक्रीज होती है। पर कैपिटल इनकम जो है वो हमारी क्वांटिटी बढ़ रही है लॉन्ग टाइम तक, उसे हम क्या बोलते हैं, दीर्घकालीन वृद्धि होती है, उसे क्या कहा जाता है, आर्थिक वृद्धि कहा जाता है। ठीक है, पीटरसन क्या बोलते हैं इसके बारे में, आर्थिक वृद्धि के प्रति इकाई वास्तविक उत्पादन की माल एवं सेवाओं में दीर्घकालीन तक वृद्धि शामिल है। इसमें वस्तु और सेवाओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आर्थिक क्षमता में वृद्धि की जाती है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं, ये हो गई आर्थिक वृद्धि। इन शॉर्ट हम क्या कहेंगे एक लाइन में, वृद्धि से क्या अभिप्राय है, जब देश के व्यक्ति की वास्तविक आय दीर्घकाल तक वृद्धि होती है। प्रति व्यक्ति की आय में जब पर कैपिटल इनकम के अंदर लॉन्ग रन तक वृद्धि हो, उसे या ग्रोथ हो, इंक्रीज होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। अब है डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, आर्थिक जो वृद्धि है एक विस्तृत धारणा है और आर्थिक विकास जो इसका परिणाम है। जब एक बंदे की, एक पर्सन की आय बढ़ती है तो क्या होता है, उसकी जो क्रय क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है,
जिसमें प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि होती है, असमानता, निर्धनता, निरक्षरता, बुराइयों में कमी होती है। मतलब जो इम्बैलेंसेस है वो सब ये चीज़ें हैं। निर्धनता, जब एक व्यक्ति की पर कैपिटल इनकम बढ़ जाएगी तो नेचुरल सी बात है पॉवर्टी जो है वो थोड़ी डाउन हो जाएगी, लोगों के पास पैसा आ जाएगा, तो इससे क्या होगा, वो खुद का सुधार भी कर पाएगा और साथ में साथ हमारा जो है देश जो है किससे मिलके बनता है, लोगों से मिलके बनता है। तो इस तरह देश में भी सुधार आएगा। तो ये क्या है, कल्याण में सुधार होगा और लोगों का जो लाइफस्टाइल है, लिविंग स्टैंडर्ड है, वो भी हाई हो जाएगा। जब लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा तो क्या होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो इन शॉर्ट हम क्या कहते हैं, इसलिए आर्थिक विकास में आर्थिक वृद्धि और आर्थिक कल्याण दोनों ही शामिल होते हैं। हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक पार्ट है। इसमें कल्याण भी होगा, लाइफस्टाइल भी इंक्रीज़ होगा, पर कैपिटल इनकम भी बढ़ेगी, पॉवर्टी भी डाउन होगी, ठीक है, और साथ में जो इम्बैलेंसेस है वो भी खत्म होंगे और देश का और प्रति व्यक्ति जो है सबका सुधार होगा और बुराइयों में कमियां आनी, मतलब डाउन होनी शुरू हो जाएंगी। तो आर्थिक विकास जो है वो संपन्नता और अच्छे जीवन का प्रतीक है। अभी क्या होगा, लाइफस्टाइल हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है अच्छा होगा, तो वहीं पर जो है हम संपन्न हो जाएंगे। जब हम संपन्न हो जाएंगे तो हमारा देश जो है वो जो है अच्छी कैटेगरी में आना शुरू हो जाएगा। मीन्स डेवलपिंग, जिससे देश का विकास हो रहा है तो देश जो है अच्छे स्तर पर आना शुरू हो जाएगा। तीव्र आर्थिक विकास जो है एक देश के लोगों को उच्च जीवन स्तर और अच्छी सामाजिक सेवाओं का आनंद लेने में सहायता करता है। वहीं पर तो कहने का मतलब यह कि हमारा देश जो है वो विकसित देशों के अंदर आना शुरू हो जाएगा और अविकसित देशों की कैटेगरी से निकल के विकास, अभी तो विकासशील में चल रहा है, फिर वो विकसित देशों के अंदर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। अब है आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय और आर्थिक कल्याण में दीर्घकाल तक वृद्धि होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर हम सिर्फ पर कैपिटल इनकम की बात करते हैं, यहाँ पर हम कल्याण की भी बात कर रहे हैं, वेलफेयर की भी बात कर रहे हैं, तो दोनों को कंबाइन करके क्या बोलते हैं, उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोला जाता है। आर्थिक विकास क्या है, एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, यानी कि बहुआयामी प्रक्रिया है जिसके अंदर वास्तविक ढांचे में परिवर्तन होगा, यानी कि स्ट्रक्चर में परिवर्तन होगा, असमानता कम हो जाएंगी, निर्धनता में कमी आ जाएगी, इन सबको शामिल किया जाता है। ठीक है, ये था हमारा आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि किसे कहा जाता है। अब हम बात करते हैं आर्थिक जो विकास है, हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको कौन कौन से तत्व निर्धारित करते हैं, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको डिटरमिनेंट इसके कौन कौन से रहेंगे। देखिए, किसी भी देश है उसके जो है कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर वो देश जो है निर्भर करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन की। हम सब जानते हैं एजुकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, और आर्थिक विकास से बहुत अहम भूमिका निभाता है। शिक्षा न केवल मानवीय पूंजी का विकास करती है बल्कि देश की उन्नति के लिए भी सहायक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि एजुकेशन, अगर कहीं किसी देश की, किसी कंट्री की जो मैन पावर है, जो वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो पढ़ी लिखी है, या वहाँ के जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, उनके अंदर जो है जितनी ज़्यादा वो एजुकेटेड होंगे उतने ज़्यादा वो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होंगे, उतनी ज़्यादा वो जो है उनकी मैन पावर स्ट्रॉन्ग होगी, उतनी ज़्यादा ही, जितनी ज़्यादा साक्षर होंगे उतनी ज़्यादा डिजीज़ से, बीमारियों से दूर रहेंगे। कहने का मतलब क्या है कि जो शिक्षा है वो क्या है, एक सशक्त माध्यम है, देश का विकास करती है, और जो समाज पढ़ा लिखा है वहाँ पर जो है वो विकास की ओर, उन्नति की ओर जा रहा है। सेकेंड पॉइंट है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज। प्रकृति ने हमें बहुत सारे जो है फ्री गिफ्ट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, बहुत सारा प्राकृतिक हमारे पास संसाधन बहुत सारे हैं, तो मनुष्य का फ़र्ज़ है कि उन प्राकृतिक संसाधनों का अच्छे से प्रयोग करें, इनको वेस्ट नहीं करें, ख़त्म नहीं करें। तो लुईस क्या बोलते हैं इसके बारे में, प्राकृतिक संसाधन प्रगति का पथ निर्धारित करते हैं। भूमि, मौसम, नदियाँ, पर्वत, खनिज, जितने भी मिनरल्स हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं, पेट्रोल हो गया, गैसेस हो गई, ये प्राकृतिक संसाधन जो है जितने ज़्यादा देश के पास जितने ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, जितना वो उनका फुल यूटिलाइज़ करेंगे उतनी ज़्यादा वो देश जो है ग्रो करेगा, उतनी ज़्यादा उसकी उन्नति होगी। ठीक है, तो मैन को क्या करना चाहिए, मैन मेड को, ह्यूमन मान को क्या करना चाहिए, इन चीज़ों का अच्छे से उन्नति के लिए, देश के विकास के लिए इनका प्रयोग करें। ठीक है जी। थर्ड है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब होता है मानवीय संसाधन। देखिए, मानवीय संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अगर एक देश के लोग उद्यमी हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं,
कुशल है, अनुशासित है, तो क्या होगा, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, बढ़ेगी। देश के पास प्राकृतिक संसाधन होंगे और अच्छे जो है लोग होंगे, काम करने वाले मेहनती लोग होंगे, तो क्या होगा, जैसे क्या है वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी। फॉर एग्जांपल जापान में लोहे की खानें हैं, स्वीडन में खनिज की कमी है, परंतु मानवीय संसाधन के द्वारा उचित प्रयोग से ये देश जो है विकसित देशों की संख्या में आते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम मैन पावर या फिर नेचुरल रिसोर्स किसी भी चीज़ की अधिकता है तो अपने आप को हम उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। उसके बाद क्या है, मटेरियलिस्टिक की बात करते हैं, भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी के अंदर क्या आती है, हमारी बिल्डिंग्स आती हैं, इमारतें हो गई, मशीनें हो गई, औजार हो गए, कच्चा माल हो गया, ये सब क्या है, आर्थिक संसाधन का बहुत महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण घटक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेक्निकल चेंजेस या टेक्निकल डेवलपमेंट। देश की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण साधन हो जाता है या घटक हो जाता है तकनीकी प्रगति। तकनीकी जो है प्रगति एक बहुआयामी प्रक्रिया है, इसमें नई नई तकनीकी व मशीनों को शामिल किया जाता है। उसके बाद इंटरनेशनल डिटर्मिनेंट्स हो गए, अंतर्राष्ट्रीय निर्धारक तत्व हो गए। एक देश, एक अल्पविकसित देश, ठीक है, जो है एक अल्पविकसित देश का आर्थिक विकास, विदेशी पूंजी, उसका जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेश मतलब क्या क्या वो इंपोर्ट कर रहा है, क्या एक्सपोर्ट कर रहा है, क्या उसका IMF है, या फिर यूँ कहिए कि उसके पास फॉरेन ट्रेड्स कितने हैं, क्या उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये सब चीज़ें जो है डिपेंड करती हैं उसके इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर। देन पॉलिटिकल डिटर्मिनेंट्स, पॉलिटिकली हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं, क्या आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, या यूँ कह लीजिए कि जो पॉलिटिकल वहाँ पर स्टेबिलिटी है कि नहीं है, देश के लिए सोचा जा रहा है, देश का विकास हो रहा है, उन्नति हो रही है, सड़कें, रेलवे, नहरें, बिजली, इन सब चीज़ों के मतलब डेवलपमेंट हो रही है, नई नई चीज़ों का निर्माण हो रहा है, देश की प्रगति के बारे में सोचा जा रहा है, तो वो जो है देश को आर्थिक विकास अवश्य ही करेगा और उन्नति की ओर जाएगा। ठीक है जी, तो ये था हमारे कुछ डिटर्मिनेंट्स। जब ये फैक्टर्स होते हैं, जब ये फैक्टर पॉजिटिव होते हैं या धनात्मक होते हैं, यूँ कहिए कि जब ये निर्धारक तत्व पाए जाते हैं किसी भी चीज़ की अधिकता हो, चाहे मैन पावर की हो, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज की हो, चाहे टेक्निकल डेवलपमेंट की हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी हो, या यूँ कह सकते हैं इंटरनल एक्सटर्नल या ह्यूमन रिसोर्सेज, कुछ भी कहीं पर भी कुछ भी जो है 2 या 3 फैक्टर्स, 2 या 3 डिटर्मिनेंट्स जो है अगर अच्छे होंगे तो देश जो है विकास की ओर जाएगा। ठीक है, अब बाकी बात करते हैं शिक्षा क्या काम करती है इसके लिए। शिक्षा क्या है, एक निवेश है, और जो है जब हम शिक्षा के अंदर देश जो है इन्वेस्ट करता है तो क्या होता है, जो है पढ़े लिखे जो है नौजवान, पढ़े लिखे टेक्निकल, उसकी मतलब कहने का भाव हम क्या कहना चाहते हैं कि अगर देश की जनता पढ़ी लिखी है, सशक्त समाज है और उन्नति की ओर वो बढ़ रहे हैं, अपना विकास कर रहे हैं, तो क्या होगा, जो है शिक्षा जो है एक सशक्त माध्यम है, बिना शिक्षा के हम जो है उन्नति की ओर नहीं जा सकते। एक इन्वेस्टमेंट है एजुकेशन, सिंगर इसके बारे में बोलते हैं, शिक्षा में निवेश से न केवल उत्पादन ऊंचा होता है बल्कि इससे जो रिटर्न्स है, प्रतिफल है, उनमें भी वृद्धि होती है, मानव पूंजी का निर्माण होता है और साथ में सामाजिक प्रगति के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं उच्च जीवन स्तर। अगर आप एजुकेटेड हैं तो क्या है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड हाई रहेगा, आप अच्छे जो है जीवन जी पाएंगे, और जो है वहीं पर ही कुशल और ज्ञानी मानवीय पूंजीगत साधारण श्रमिकों की अपेक्षा अधिक धन कमाते हैं। तो जब अधिक धन कमाएंगे तो आपके पास फैसिलिटीज़ भी अधिक होंगी। शिक्षित लोग, विकासशील जो देश है वहाँ शिक्षित लोग उच्च जीवन स्तर का आनंद उठाते हैं और अपनी अनिवार्य आवश्यकताएं जिनके है, भोजन है, कपड़ा है, आश्रय, इन सब चीज़ों से अपने आप को संतुष्ट करते हैं और आरामदायक वस्तुओं का उपभोग करते हैं। ठीक है जी, आर्थिक विकास के लिए शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए। नंबर 1 ज्ञानात्मक उद्देश्य, आर्थिक विकास और शिक्षा के उद्देश्य। अब आर्थिक विकास हमने बात की तो यहाँ पर यह शिक्षा उस समय क्या क्या उद्देश्यों का निर्धारण करती है। ज्ञानात्मक उद्देश्यों से हमारा अभिप्राय क्या है कि ज्ञान जो है प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल जो है कंपटीशन का टाइम है बहुत ज़्यादा, अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है, हम एजुकेटेड नहीं है, तो हम कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पीछे रह जाने वाले हैं। तो अगर हमारे देश के पास इंटेलिजेंट, बुद्धिमान जो है, कुशल मेहनती नागरिक है, तो हम जो है
हमारा देश प्रगति की ओर जाएगा। तो इसके लिए जो है शिक्षा बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ज्ञानात्मक उद्देश्य है, यानी कि उचित जानकारी या ज्ञान न केवल व्यक्ति को जीवन में सामंजस्य स्थापित करता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन बिठाता है, बल्कि क्या करता है, उचित विकास और वृद्धि में भी सहायक होता है। वहीं पर व्यवसाय उद्देश्य, व्यवसाय में भी हम आगे रहते हैं। व्यवसायिक उद्देश्यों का जो है जीविका अच्छे से कमा लेते हैं। हर व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होगा। जहाँ व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होगा वहाँ वो अपनी जीविका को भी चला पाएगा और क्या होगा, अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनको पूरा कर पाएगा। जब एक व्यक्ति अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को सब लोग पूरा कर पाएंगे तो क्या होगा, पॉवर्टी जो है वो धीरे धीरे रिमूव होनी, खत्म होनी शुरू हो जाएगी और देश जो है आर्थिक विकास की ओर जाएगा। कि इन शॉर्ट की एजुकेशन जो है वो हर आस्पेक्ट्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर है आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि करना। आज का टाइम जो है वो मॉडर्नाइजेशन है। हम जो है विश्व के विकसित देशों के साथ बराबर चलने के योग्य हो सकें। शिक्षा आधुनिकीकरण के लिए एक प्रभावी जो है इंस्ट्रूमेंट है, एक संयंत्र है। शिक्षा लोगों की सोच में विचारों की नवीनता ठीक है अपनाने में उनकी सहायता करती है और राष्ट्र की प्रगति के लिए बहुत ज़्यादा सहायक है। देखिए, अगर हम एजुकेटेड हैं तो क्या होगा, हम जो है नई नई चीज़ों को, आधुनिकता को अपनाएंगे तो नई नई चीज़ों का जो है जितनी ज़्यादा हम नई चीज़ों को, नए ज्ञान को अपनाते हैं वहाँ पर हम डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो क्या है, मनुष्य को क्या करना चाहिए, अपनी शिक्षा को मनुष्य को तीव्र बदलते समय के अनुसार पूर्णतः वृद्धि और विकास करने के योग्य बनाना चाहिए। फिर है कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करते हैं। मनुष्य क्या है, देखिए चरित्र सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मनुष्य के लिए। कोई व्यवसाय हो, पेशा हो, किसी भी आस्पेक्ट में प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक अच्छा चरित्र होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ मनुष्य जो है प्यार, विश्वास और आदर करते हैं, वहीं अच्छे चरित्र का जो है जय जयकार होती है। एक अच्छे नैतिक चरित्र की शक्ति जो है मनुष्य के जीवन में सभी क्षेत्रों में उसे सफलता प्राप्त करने के योग्य बना देती है। फिर उसके बाद है हमारा साइंटिफिक आउटलुक, यानी कि वैज्ञानिक विकास का उद्देश्य। टेक्निकल युग है, टेक्निकल चेंजेस आ रहे हैं। एजुकेटेड अगर पीपल्स होंगे तो टेक्नोलॉजी उनको नॉलेज होगी, टेक्नोलॉजी की नॉलेज होगी। जैसे जैसे हम नॉलेज गेन करते हैं वैसे वैसे जो है हमारी डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों के वैज्ञानिक पक्ष का जो है विकास करना और उनका जो माइंड है उनको साइंटिफिक एटीट्यूड्स, उनके जो साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करना, जिससे क्या होगा, वो विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में जो है नई नई चीज़ों को ग्रहण कर पाएंगे। फिर है गुड पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट। नेचुरल सी बात है, अगर आप एजुकेटेड हैं और अगर आप एजुकेटेड अनएजुकेटेड हैं तो दोनों के अंदर एक डिफरेंस होगा। एक व्यक्ति जिसके पास अच्छा व्यक्तित्व है, समाज में आदर तथा महत्व मिलता है, ठीक है, किसी भी पेशे में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य है बच्चों का व्यक्तित्व का विकास करना। मानवीय व्यक्तित्व में उसके भौतिक, सामाजिक, बौद्धिक, भावात्मक और नैतिक पक्षों का विकास जो है आसानी से हो पाता है। ठीक है जी। इस दौरान जो है अध्यापक कैसे होंगे, पाठ्यक्रम कैसा होगा, विविधता का सिद्धांत होगा उसके अंदर। मीन्स बच्चों को जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएँ उनके अंदर उनकी इंटरेस्ट हो, उनकी योग्यताएं बढ़े, उनकी एटीट्यूड्स, उनके जो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट उनकी पॉसिबल हो सके। इस आधार पर उनका जो करिकुलम है वो सेट करना चाहिए। उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, टाइम टू टाइम जैसे फ्यूचर है, जैसे जैसे समय की मांग है वैसे वैसे जो है सब्जेक्ट में चेंजेस आना चाहिए। ठीक है। फिर है व्यावसायिक सिद्धांत की बात करते हैं। इट मीन्स दैट कि विज्ञान, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी, ठीक है, कंप्यूटर एजुकेशन, मैथमेटिक्स है, अकाउंटिंग हो गया, व्यावसायिक विषय हो गए और जो है लैंग्वेजेस, डिफरेंट लैंग्वेजेस हो गई, फ्रेंच हो गया, डिफरेंट लैंग्वेज जैसे फ्रेंच, जर्मन, रशियन, चाइनीज़, वर्क एक्सपीरियंस हो गया, पर्यावरण एजुकेशन हो गया। तो ये सब बच्चों को सब्जेक्ट पढ़ाने चाहिए ताकि वो हर सब्जेक्ट की उनको जो है उनकी डेवलपमेंट जो है वो संभव हो सके और सभी के बारे में वो जान पाएँ। ठीक है। और अध्यापक जो है इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं पर शिक्षण विधियों की भी अपनी एक बहुत महत्व है उनका अपना। तो क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक होना चाहिए, प्रोजेक्ट मेथड होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, डिबेट कंपटीशंस होने चाहिए, प्ले वे मेथड होना चाहिए, रिस्ट्रिक्ट मेथड होना चाहिए। तो डिफरेंट लॉजिकल जो है बच्चों के अंदर लॉजिकल जो है थिंकिंग को डेवलप करना चाहिए जिससे कि उनके अंदर जो है कॉन्फिडेंस को बिल्डअप किया जा सके। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ टीचर की। टीचर जो है एक मेंटर है, एक एज अ गाइड होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है उसका। तो जो भी उसके पास जो भी नॉलेज है वो बच्चों को प्रोवाइड करें जिससे बच्चे जो है नए ज्ञान को आसानी से प्राप्त कर सकें, उसको समझ सकें।
तो अध्यापक क्या करें, उनका जो है साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करें, उनको पॉजिटिव एटीट्यूड रखे बच्चों के लिए, ठीक है। प्रजातंत्री दृष्टिकोण होना चाहिए, संपूर्ण उसको नॉलेज हो, अच्छे ज्ञान का जो है धनी हो एक अध्यापक, उसे एक अच्छा नेता भी होना चाहिए, जहाँ पर अच्छा नेता होने के साथ साथ मार्गदर्शक भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहने का जो है एट द एंड हम क्या कहते हैं कि जो इकनॉमी है और एजुकेशन है दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए शिक्षा जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जहाँ निभा रही है, वही व्यक्तित्व का विकास भी करती है। और साथ में क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करने से क्या होता है, हमारे देश की जो है मानवीय पूंजी का विकास होता है। पिछड़े और विकासशील जो है देशों के हाथ में शिक्षा जो है एक ऐसा शक्तिशाली माध्यम है जिससे हम निरंतर आर्थिक प्रगति और संपन्नता को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है जी, ये था हमारा आज का कंसेप्ट, आज का टॉपिक कि इकोनॉमी और एजुकेशन दोनों क्या रोल प्ले करते हैं। थैंक यू।